नमस्कार, बिग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुदेश नैन। बिग बुलेटिन में आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के रोहतांग के दर्द की। रोहतांग इन दिनों रो रहा है। 10,000 लोगों की रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। इसकी वजह है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए आदेश को अमल में लाना। कुल्लू जिला प्रशासन ने रोहतांग, सोलंग नाला और मढ़ी में व्यावसायिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाने के लिए दिन रात एक क्या किया, यहां के लोगों का रोजगार छिन गया। अब इनकी उम्मीदें 30 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। कारोबारी से इतर रोहतांग में आने वाले सैलानियों का भी मजाक किरकिरा हो चुका है। विदेशी सैलानियों का तो मनाली से मोह भंग होने लगा है। सवाल कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सकता जिससे पर्यावरण को भी बचाया जा सके और लोगों के रोजगार को भी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। ना आसमां में उड़ने की हसरतें, ना बर्फ का रोमांच, ना स्नो स्कूटर का मजा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का रोहतांग दर्रा अब सैलानियों को सूना सूना लगने लगा है। अब ना चाचा की चाय मिलेगी, ना चाची की पट्टू, ना ढाबे का खाना और ना ही कोट बूट वाले नजर आएंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले से रोहतांग जाने वाले सैलानियों का मजा तो किरकिरा हुआ ही, स्थानीय लोगों के रोजगार भी छिन गए हैं। अब ये फरियाद लगा रहे हैं, कुछ तो करो सरकार। सरकार से निवेदन भी करता हूं और टूरिज्म विभाग से भी निवेदन करता हूं कि जो भी एक्टिविटीज है वो बिल्कुल चलती रहनी चाहिए, उनको रेगुलेट किया जाए। ये मैं निवेदन करूंगा। और कोई भी किसी प्रकार की एक्टिविटी हो जिससे आर्थिक और जो इकोलॉजिकल बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। हो जाएंगे, इसलिए हमारी सरकार से भी आग्रह है कि कुछ वो अपना अच्छा सा पक्ष रखे, यहाँ के लोगों की इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों के ऊपर कुछ अच्छा डिसीजन दे दे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोहतांग, सोलंग नाला और मढ़ी क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया, तो कुल्लू जिला प्रशासन ने आदेश को अमल में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लिहाजा 9 गांवों के करीब 10,000 लोगों के रोजी रोटी के लाले पड़ गए। इस मामले पर 30 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। मनाली होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने वीरवार को शिमला में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मुलाकात की। एसोसिएशन ने सीएम से गुहार लगाई कि अगली सुनवाई पर वो अपना पक्ष मजबूती से रखे। कुछ इको फ्रेंडली टॉयलेट्स और दूसरी चीज़ें रोहतांग पर बना के एस्टेब्लिश कर दी हैं, और जो मार्केट है उसका काम इस सीज़न के बंद होने से पहले पूरा कर लिया जाएगा, ताकि अगले साल जब टूरिस्ट सीजन शुरू हो तो नए सिरे से वो मार्केट जो है वो वहाँ पर काम करना शुरू कर। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने रोहतांग क्षेत्र में इको फ्रेंडली टॉयलेट बनवाए हैं और इको फ्रेंडली दुकानें बनाने का खाका भी तैयार किया जा रहा है। प्रशासन की कोशिश है कि अगले सीजन तक ये दुकानें लोगों को मुहैया करवा दी जाए। हमने ये कुछ तथ्य उनके सामने रखे हैं कि 30 तारीख को जब एनजीटी की माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो हियरिंग है उसमें ज़रा गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा स्ट्रांगली हमारे पॉइंट्स रखे जाएं। आश्वासन हमें मिला है कि 30 तारीख को जो हियरिंग होनी है उसमें हम एडवोकेट जनरल प्लस एक और लीडिंग एडवोकेट को साथ एनजीटी के सामने इस बाबत अपने विचार रखने के लिए कोर्ट में खड़े होंगे। काबिले गौर है कि एनजीटी ने पिघलते ग्लेशियर और पर्यावरण के दूषित होने का हवाला देकर व्यावसायिक गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी है। एनजीटी ने रोहतांग दर्रे के लिए जाने वाली गाड़ियों को भी सीमित करके 1000 कर दिया है, जिसमें 600 पेट्रोल गाड़ियों और 400 डीजल गाड़ियों को मंजूरी दी गई है। बहरहाल 30 सितंबर को अगली सुनवाई होगी और ये देखना होगा कि क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है जिससे लोगों का रोजगार भी बच जाए और पर्यावरण भी। ईटीवी न्यूज के लिए शिमला से कृष्ण सिंह के साथ कुल्लू से प्रदीप ठाकुर की रिपोर्ट।
बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। बहस की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मेहमानों से रूबरू आपको करा देते हैं। डॉक्टर शशि भूषण है, ईटीवी हिमाचल के संपादक, वो हमारे साथ इस बहस में जुड़े हैं। इसके अलावा चंद्रमोहन परशीरा है, पर्यटन विशेषज्ञ हैं। मेजर विजय मनकोटिया जो उपाध्यक्ष हैं राज्य पर्यटन विकास बोर्ड के, और साथ ही इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पर्यावरण विशेषज्ञ ON भार्गव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बहस की शुरुआत में पहला सवाल मेरा मनकोटिया जी आपसे है। अब सभी की उम्मीदें सरकार के ऊपर टिकी हुई है। 30 सितंबर को जो सुनवाई होनी है मामले पे, अब सबकी नजरें इसलिए सरकार पे हैं क्योंकि सरकार से बहुत उम्मीदें हैं कि सरकार किस तरीके से इस मामले में अपना पक्ष रख पाती है। उसके बाद संभव हो सकता है कि लोगों को बड़ी राहत मिल जाए। तो सरकार की तरफ से कैसी तैयारी है अपना पक्ष रखने के लिए? देखिए कुछ दिन पहले मैं कुल्लू मनाली गया हुआ था टूर के ऊपर, दौरे के ऊपर। उस वक्त भी मुझे अवसर मिला कि जितनी भी संस्थाएं हैं मनाली की, कुल्लू की और मनाली की, जो पर्यटन के साथ जुड़ी हुई हैं, इन सब संस्थाओं के जितने भी प्रतिनिधि थे और अन्य सदस्य भी थे, उनके साथ मेरी कोई 2 घंटे बैठक हुई मनाली में माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में, और उनकी सारी बातें मैंने सुनी। जो आप फरमा रहे हैं कि रोजी रोटी का सवाल है, मैं समझता हूं कि हजारों लोग पर्यटन के आधार पर ही अपनी 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। अब कमी कहां रही है? कमी यहां रही है कि शायद अपना पक्ष हम एनजीटी के समक्ष सही ढंग से नहीं रख पाए। इनकी बातों से जो चर्चा हुई उससे भी मुझे ऐसे प्रतीत हुआ कि शायद जो एनजीटी के सामने हमने सरकारी वकील जो थे, उन्होंने पूरी जानकारी हासिल करके इन लोगों का जो पर्यटन के ऊपर जिनका जीवन निर्भर है, उनका पक्ष नहीं रख पाए। तो मनाली से शिमला लौटने पर मुख्यमंत्री के साथ मैंने एक विशेष भेंट की और सारे तथ्य उनके सामने रखे, और मैंने कहा कि 30 सितंबर को जब दोबारा एनजीटी के सामने हमने अपना केस पेश करना है, उसमें यही जो आपने पहले भी जिक्र किया कि कम से कम हमारे एडवोकेट जनरल हैं वो खुद पेश हों, क्योंकि बड़े अनुभवी हैं, तजर्बे वाले हैं, और अगर जरूरत पड़े हमें तो एक बाहर से भी जो कोई जाना माना एक वकील है उसको भी पेश करें, ताकि ये जो एक संकट हिमाचल प्रदेश के ऊपर आ गया है, जहां पर्यावरण की भी हमने सुरक्षा करनी है, और जो ये व्यक्ति हजारों जो फैमिलीज हैं, परिवार हैं, इसी पर्यटन की वजह से ही जिनका जीवन उनके ऊपर निर्भर है, तो उनके लिए मध्य मार्ग निकालें। जैसे आप कह रहे थे बीच का मार्ग निकालना है, मध्य मार्ग निकाल सके। तो हम भी यही चाहते हैं कि उस दिन 30 तारीख को बड़ी सरकार का पक्ष आपने रखा। आगे भी आपसे सवाल करेंगे, लेकिन इस बीच पर्यटन विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी, मेरा सवाल आपसे पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है, क्योंकि पर्यटन को जिंदा रखना है, साथ में हजारों की रोजी रोटी का सवाल भी है। दोनों मामलों में संतुलन बिठाना होगा, तभी बात बन पाएगी। ये तो पक्ष रखने पर बात है, लेकिन पर्यटन के नजरिए से यहाँ पर क्या प्रमुख दलील रह सकती है ताकि ये लोगों के हक में फैसला जाए? चंद्रमोहन जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पाए तो मेरा सवाल आपसे ये कि पर्यटन के लिहाज से यहाँ पर क्या दलील महत्वपूर्ण रहेगी? मुझे आपका प्रश्न सुन गया है। यदि ये प्रश्न मेरे से है तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड हम लोग देखें। 6 फरवरी 2014 को एक निर्णय माननीय एनजीटी की ओर से आता है, और उसमें मनाली के साथ में लाहौल स्पीति का क्षेत्र भी जुड़ा हुआ था। उसमें यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति लाहौल और स्पीति का और उसके आगे पांगी का जो स्थानीय निवासी वहां पर सैकड़ों वर्षों से रह रहा है, उसको अपने घर जाने के लिए परमिट लेना पड़ेगा। और ये जैसे ही इस बात का ज्ञान हम लोगों को हुआ, तो मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि मैं पहला व्यक्ति था बिल्कुल जो 24 अप्रैल 2014 को माननीय एनजीटी के सामने गया, अपना प्रस्ताव उनको रखा, अपनी आपत्ति रखी। 8 मई 2014 को मैं माननीय एनजीटी के पास में सम्मुख उनके दिल्ली के अंदर वहां पर गया, और उसके पास में लगातार हम लोगों ने कानून के दायरे में रहकर जहां पर भी लाहौल स्पीति के लोगों के हितों की रक्षा करने का प्रश्न उठता था, वहां पर हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया। जनता का भी सहयोग मिला, और उसके साथ में 13 अगस्त को जो हम लोगों के पक्ष में फैसला माननीय एनजीटी ने दिया, उसमें उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से लाहौल स्पीति के लोगों के हितों के साथ में खिलवाड़ नहीं किया जाएगा।
उस अदालत में 13 तारीख को मैं स्वयं भी मौजूद था और हम लोगों के लिए बड़े एक सम्मान की, क्योंकि फीलिंग ऑफ एलिनेशन हो रही थी। लाहौर के लोगों को अलगाव की भावना कहीं ना कहीं दिल के अंदर जा रही थी, स्पीति के और लाहौर के लोगों को, और यहां कहूंगा कि शायद पांगी के लोगों को भी। और एक पक्ष जब उसका हट गया तो हम लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता का एक विषय रहा, क्योंकि उसके तुरंत बाद लाहौर की जो 6 महीने सारी दुनिया से कटा हुआ रहता है, 6 महीने के अंदर ही जिसने अपना मटर, गोभी और आलू का व्यापार करके अपने परिवार को पालना होता है, माननीय एनजीटी का प्रथम निर्देश ये थे कि किसी भी प्रकार के वाहन को वहां से गुजरने ना दिया जाए, अन्यथा हम लोगों के सारे मटर और जितने भी नकदी फसलें हैं वो खेतों में ही रह जाती और सड़ जाती। तो 13 अगस्त का फैसला हम लोगों के लिए, लाहौल स्पीति के लोगों के लिए बहुत सम्मानपूर्वक, बहुत महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात यदि हम कहें कि बीच का रास्ता निकालने की बात अगर हम लोग करें, तो मुझे लगता है कि माननीय एनजीटी के सामने, जिस भांति से भी मेजर साहब ने कहा, हम लोगों ने अपने पक्ष को मनाली के और रोहतांग के नीचे के लगभग 72 किलोमीटर का एक ऐसा लंबा स्ट्रेच है जहां पर लोग डायरेक्टली बिल्कुल एकदम एक तरीके से रोहतांग के ऊपर आश्रित है, वहां के पर्यटन के विभिन्न व्यवसाय के कारण। बीच का रास्ता मुझे लगता है कि एक तो माननीय एनजीटी के सामने दोबारा से हम लोगों को सामाजिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर सरकार की और हम लोग हर बात के लिए ताकते हैं, तो उसको थोड़ा सा छोड़ कई लहजों से, कई तरीकों से इस पक्ष को रखना पड़ेगा, शायद तभी सबकी भलाई इस फैसले में आ सकती है। 30 सितंबर तक इंतजार करना होगा। आप सभी मेहमानों के पास फिर से आएंगे, बहस हमारी लगातार जारी रहेगी। बड़ा सवाल यही है कि किस तरीके से लोगों का रोजगार भी बचाया जाए और रोहतांग में पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। अब सब कुछ सरकार के हवाले है, देखना होगा सरकार किस तरीके से 30 सितंबर को अपना पक्ष रख पाएगी। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे अपनी बहस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर बिग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। 2 मेहमान और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हमारी बहस में मोहन बोगटापा हैं जो पर्यटन कारोबारी है मनाली में, इसके साथ ही अनूप ठाकुर हैं, अध्यक्ष हैं वो मनाली होटल एसोसिएशन के। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी बहस में। और सबसे पहले अनूप ठाकुर जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं, आपकी इसी मसले को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त क्या आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया? 30 सितंबर को जो सुनवाई होनी है मामले पे, किस तरीके से, कितनी मजबूती के साथ सरकार इस मामले में पक्ष रखेगी? माननीय मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने अपने व्यस्त समय के बावजूद भी हमको समय दिया और तकरीबन आधा घंटा तक बड़ी हेल्दी डिस्कशन हुई और हमने मनाली की सारी जो व्यवस्था चली है उसके ऊपर डिस्कशन की। और हमने उनको ये जिक्र किया, बताया, उनको पहले भी मालूम है कि हमारे जितने नौजवान, हजारों नौजवान टूरिज्म से जुड़े हैं, नौजवान ही नहीं बल्कि पूरी जनता मनाली की टूरिज्म से जुड़ी हुई है। आज ये हमारा मेन पेशा है। इस पर जो आज संकट के बादल छाए हैं उससे दूर कैसे किया जा सकता है। हम दोनों इकोनॉमी एंड इकोलॉजी का बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं और उन्होंने बड़े पेशेंस से इसका हमको सुना और हमको आश्वासन दिलाया है कि वो आने वाले 30 सितंबर को जो भी हमारा पेश आगे रखेंगे, केस को पेश करेंगे एडवोकेट जनरल के द्वारा, वो सही ढंग से रखेंगे ताकि जो हमारी इकोलॉजी है उसको भी प्रमोट किया जा सके ठीक ढंग से। जैसे माननीय ग्रीन नेशनल ट्रिब्यूनल ने डायरेक्शन दी है वो भी माननीय है, वो हमारे लिए ही है। बहुत अच्छे डायरेक्शन हैं, फार साइटेड डायरेक्शन है, हम उन पर अमल भी कर रहे हैं। हम रिसेंटली 9 तारीख पिछले महीने की एक हमने एफोरेस्टेशन कैंपेन ऑर्गेनाइज किया जिसमें से हजारों वासियों ने, ग्राम वासियों ने और 40 हमारे जो टूरिज्म स्टेक होल्डर्स के एसोसिएशन हैं और यूनियंस हैं उन्होंने भाग लिया। 3 पंचायतों ने भाग लिया, महिला मंडलों ने भाग लिया। हम इसमें इसके लिए बहुत जागृत हो चुके हैं, पूरी जनता वहां की, कि इकोलॉजी हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसका एफोरेस्टेशन का कैंपेन जो हम जारी रखेंगे
और हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी ये आग्रह किया है कि हमको जितनी हमारी एसोसिएशंस हैं, हमारी यूनियंस हैं, हमको जगह बांट के दे दें, उसको हम परमानेंटली अडॉप्ट करेंगे, उसकी देखरेख भी हम करेंगे ताकि हमारी इकोलॉजी को हम प्रमोट ठीक ढंग से कर पाए। लेकिन साथ साथ में इसमें जो काम करने वाले हमारे नौजवान साथी हैं, छोटे लोग थे जो छोटा मोटा दुकान चला के काम चलाते थे, जिनको रोजी रोटी चलती थी, उनका क्या होगा? सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये भी उठ रही है। हमारे साथ हमारे संपादक हैं, वो जुड़े हुए हैं, डॉक्टर शशि भूषण जी, आपसे जानना चाहते हैं, दो चीजें हैं, एक तो लोगों का रोजगार बचाना है, एक पर्यावरण को बचाना है। सरकार की अपनी दलीलें होंगी, एक तो वो पक्ष भी आपसे जानना चाहते हैं कि सरकार की तैयारी को कैसे देखते हैं आप? अभी तक जिस तरीके से सरकार ने इस मामले को लिया है, वो क्या गंभीरता से लिया गया, या फिर आगे के लिए कम से कम सरकार गंभीर हो गई है? दूसरा है कि दोनों पक्षों को साथ लेकर चलना कितना जरूरी है कि रोजगार भी बचा रहे और हमारे पर्यावरण को भी कोई कीमत ना चुकानी पड़े। बिल्कुल स्वदेश, आपने सही कहा है। मुझसे पूर्वी मेजर मनकोटिया हैं, चाहे अनूप ठाकुर रहे या डॉक्टर परशीरा, सबने इस बात पर जोर दिया और सब इस बात से सहमत है। उसमें मैं भी अपने आप को जोड़ता हूं कि जहां कुल्लू मनाली का पर्यावरण बचाना है, वहीं रोजगार भी लोगों को दिलाना है और उसको बरकरार रखना है। ये दो महत्वपूर्ण बातें, इनमें संतुलन बिठाने की जरूरत है। बाकी मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने पेश करने जा रहा हूं कि जजमेंट के बाद जब से रोहतांग पर पर्यटन गतिविधियों की रोक लगी है, मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं कि पिछले साल 2014 की बात कर रहा हूं, जनवरी से लेकर अगस्त तक कुल्लू मनाली में 4,56,671 देशी पर्यटक आए और 13,267 विदेशी पर्यटक आए। जबकि इस वर्ष 2015 में इसी अवधि में स्वदेश जनवरी से अगस्त तक देशी पर्यटक आए 2,64,870 और विदेशी आए 4,644 महज। 3 गुना कमी हो गई और 2 गुना कमी घरेलू पर्यटकों में हुई और 3 गुना कमी से भी ज्यादा हुई है अपने विदेशी पर्यटकों में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि वहां के लोगों पर कितना ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है एनजीटी के इस फैसले से। अब बात यह है कि एनजीटी का फैसला आया क्यों है, यह भी महत्वपूर्ण विषय है। पर्यावरणविद आपके साथ हमारे साथ मिस्टर बैठे हैं, मिस्टर भार्गव, तो वो भी इस चीज को समझ रहे होंगे कि ये स्थिति आई क्यों है। इतने साल, 68 साल देश को आजाद हुए हो गए और 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल बन गया था। तो इस प्रकार आप देखें कि क्या आज तक इस ओर देखा ही नहीं गया कि टूरिज्म को किस तरह से बढ़ावा देना है, वर्जिन एरियाज को ढूंढना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उसको विकास करना है। आज रोहतांग की स्थिति यह नहीं होती अगर हमारे कर्ता धर्ताओं ने, रहनुमाओं ने ढंग से सोचा होता, उनके पास एक विजन होता, एक परिकल्पना होती, तो आज ये स्थिति नहीं होती। जहां तक आपने कहा है कि सरकार के प्रयासों की, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सरकार के प्रयास इस तरह के नहीं रहे। इसी वजह से तो आज ये समस्या खड़ी हुई है। अब जरूरत इस बात की है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन कम से कम 30 सितंबर को सरकार एनजीटी के समक्ष पूरे जोर शोर के साथ ऐसा प्रस्ताव लेके जाए, ऐसी अपनी बात रखे ताकि पर्यटन व्यवसाय बच जाए और पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं हो। स्वदेश, ऐसा मैं अपने आप को समझता हूं बात कहना। जो चीजें आपने एक बार उठाई है उन पर सवाल करना चाहेंगे। भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भार्गव जी, ये गणित आपसे समझना चाहते हैं कि किस तरीके से ये चीज आज इतनी हावी हो गई, पर्यावरण का नुकसान इतना ज्यादा हो गया, उसके बाद कैसे एनजीटी में ये मामला पहुंचा है? क्या पहले इस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता था? क्या सरकारों का दायित्व बनता है या फिर एनजीटी का दायित्व बनता है कि पर्यटन को बचाना है, साथ में पर्यावरण का ख्याल उन्हीं को रखना है? जब चीजें सीमाओं से बाहर चली जाती हैं तभी क्यों कार्रवाई होती है? पर्यावरण का हम लोगों ने कभी इतना ध्यान दिया ही नहीं जी। कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि पर्यावरण के दूषित होने से कितना नुकसान हो सकता है। ये मेरे ख्याल से 1980 के आसपास एक जागरूकता आई कि हमें पर्यावरण को बचाना है। ये खाली हिमाचल की बात नहीं, पूरे देश की बात है। हिमाचल से तो मैं इसलिए जुड़ा हूँ कि मैं सबसे पहले रोहतांग में 1962 में गया था जी। तब सड़क कोटी तक जाती थी, उसके बाद हम लोग खच्चर से ही जाते थे और हम लोगों को बताया जाता था कि सुबह अगर आप 8 बजे से पहले रोहतांग को क्रॉस नहीं कर लें तो इतनी तेज़ हवा चलती है कि लदे हुए खच्चर भी उड़ जाते हैं जी। और रानी नाला, जिसको खूनी नाला भी कहते थे, उसको पार करना मुश्किल होता था।
इतनी बर्फ़ होती थी उस ज़माने में, जिसको हम कहते हैं परपीचुअल स्नो लाइन, 16,000 पर मानी जाती थी। आज अगर आप जाएं तो 18,000 पर भी नहीं है। तो एक तो ये हुआ कि बर्फ़ का जो ग्लेशियर्स का मेल्ट होने की बात हुई जो सुकड़ रहे हैं, तो एक तो ये है कि ये हम इंटर ग्लेशियल पीरियड में रह रहे हैं जिसमें कि गर्मी होती है, लेकिन उस गर्मी में हमारा भी एक सहयोग हो जाता है जिसको कि हम रोकना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम ना भी कुछ करें तो गर्मी तो बढ़ेगी और ग्लेशियर तो मेल्ट होंगे जब तक कि दोबारा हिम एक युग फिर से ना आ जाए। लेकिन जो हमारा एक कंट्रीब्यूशन होता है उसको रोकना बड़ा ज़रूरी है, और उसके लिए हम सब जानते हैं कि प्रदूषण में इसमें जो गैसेस एमिट होती हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर से हों या एयर कंडीशनर से हों या हमारी गाड़ियों से हों, उनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। अब जो एक बात जैसे कही, तो मैं हिमाचल से बहुत सालों से जुड़ा हूँ, मतलब 61 से अभी तक, बीच में उधर भी जाता रहा। तो एक तरीका है हमारा कि हम जब ये टूरिज़्म करते हैं, तो आप एक भूटान की एग्जांपल ले लें या मानसरोवर की ले लें, वो जितने भी टूर होते हैं वो गवर्नमेंट कंडक्ट करती है। एक तो रेगुलेट करती है कि कितने ये टूरिस्ट आएँ और कहाँ पर ले जाएं। अगर हम बजाय इसके कि इंडिविजुअल लोग गाड़ियाँ लेकर जाते हैं, अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक बस हो, 10 बस हो, तो एक बस में आप देखिए 50 आदमी जा सकते हैं, तो उसका प्रदूषण में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और उसके बाद जो बात बची कि जो जैसे अब मढ़ी में आप देखो इतने ज़्यादा खाने के ढाबे सब बन गए हैं ना, जो एक ज़माने में मैंने उस ज़माने में देखा है जबकि मनाली चारों तरफ ग्रीन होता था, हम कहीं भी टेंट लगा सकते थे। आज वो बात नहीं रही है, इतनी गंदगी भी फैल गई है। और आप मढ़ी में आप देखिए इतना जो गंद फैली हुई है ना, तो हम पर्यावरण को इस वजह से नहीं नेगलेक्ट कर सकते हैं कि रोज़ी रोटी की बात है। फिर तो कोई ये भी कहेगा कि जो लोग देसी शराब या जाली शराब बनाते हो, इतने लोग उसमें रोजी रोटी में लगे हैं, या जो खाने में प्रदूषण करते हैं वो भी रोजी रोटी में। लेकिन वहां से ये सवाल भी तो उठ सकता है भार्गव जी कि इतने सालों से क्यों नहीं ध्यान दिया इस बात के ऊपर, हम उस पर डिपेंड हो गए, वो निर्भर हो गए हैं, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है। तो सरकार उनको पहले कहीं दूसरी जगह रोजगार मुहैया करवाती या पहले से ध्यान देती पर्यावरण पर। सवाल कई हैं। मनकोटिया जी, आपके पास आना चाहती हूँ। जिस तरीके से शशि भूषण जी ने भी ये सवाल उठाया है कि सरकारें वक्त रहते नहीं जागती हैं, बहुत देर से जागती हैं। जो बोर्ड बना दिए जाते हैं पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए, वो बोर्ड भी सही टाइम पर सही काम नहीं करते हैं। अब सालों बाद अगर एनजीटी ने कोई फैसला किया है, कुछ नियम कानून बनाए हैं, तो बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी पर सवाल उठ गया है। तो संतुलन कहां बनाया जाए? क्या आप मानेंगे कि सरकारों से ये कमी रही है कि जो आज इतनी बड़ी विडंबना सामने आ गई है, सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं कि पर्यावरण को बचाना, वो मानती है लोगों का रोजगार भी बचाना है, क्या सरकारों की कमी रही सबके पीछे? किसी हद तक तो इस चीज को मैं मानता हूं कि सरकार की कमी रही होगी, जिसको हम कहते हैं कि अवेयरनेस, जो हमने संतुलन रखना है इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का और रोजी रोटी का जो एक सवाल उठता है, उसमें मैं समझता हूं कि शायद पहले समय में इतनी जागरूकता नहीं थी लोगों में, जैसे कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक मुहिम चला दी कि देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अगर हम अब नहीं उठे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। और देखते देखते हमारे जितने भी ये पहाड़ हैं, उसमें बर्फ है, ग्लेशियर्स हैं, खत्म हो जाएंगे। और हमारा मैं समझता हूं कि जैसे महाप्रलय की बात करते हैं, कहीं महाप्रलय ना आ जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि अवेयरनेस उस वक्त इतनी नहीं थी जो आज हो गई है, चाहे वो माध्यम टीवी का था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, चाहे वो फिल्म थी। और अब लोगों को एहसास होने लगा है कि वाकई ही खतरा है, और अगर हम अपने आप को नहीं संभालेंगे या अपने आप को सुधारेंगे नहीं, या अपने ऊपर हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, तो फिर मैं समझता हूं कि आने वाला भविष्य हमारे लिए बड़ा अंधकारमय होगा। ये अब लोगों में ये चेतना आ गई है। और एनजीटी ने जो एक खतरे की घंटी बजा के हमें इसके बारे जागरूक किया, मैं समझता हूं अच्छा हुआ, क्योंकि ये वक्त है संभलने का। और मैं समझता हूं कि जितनी भी संस्थाएं कुल्लू मनाली में हैं, वो सब इस चीज को अब समझ चुकी हैं, रियलाइज कर चुकी हैं कि हमारा दारोमदार, हमारा कारोबार, हमारा कल, हमारे बच्चों का भविष्य,
इसके ऊपर निर्भर है। तो कुछ ना कुछ हमें अपने ऊपर ये लगाने पड़ेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं थोड़ा हमें सा त्याग उनको शायद करना पड़े अपने हिस्से का, कुछ दूसरा रोजगार वो अगर कर ले उससे बेहतरी उनकी हो सकती है, आने वाली पीढ़ियों के लिए कम से कम कुछ बच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी देर से पर्यटन कारोबारी है मनाली में। मोहन जी, आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से मनकोटिया साहब ने भी कहा, भार्गव जी ने भी कहा कि पर्यावरण के बिंदु को छोड़कर हम आगे नहीं बढ़ सकते इस मुद्दे पर, उसको बचाना है, उससे आने वाली पीढ़ियां बच सकती हैं, ये भी जरूरी है। लेकिन आपकी तरफ से क्या सुझाव है कि जो लोग रोजगार की बात कहते हैं कि वो बेरोजगार हो जाएंगे, चूल्हे उनके ठंडे हो जाएंगे, उनके लिए कोई दूसरा रास्ता हो ताकि उनका रोजगार बचा रहे और पर्यटन के नजरिए से यहां पर चहल पहल रहे, पर्यावरण भी हमारा बचा रहे? देखिए सुदेश जी, सबसे पहले तो मैं भार्गव जी की बात से सहमत नहीं हूं। भार्गव जी ने यह कहा कि वह गंदगी हो रही, इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूं। प्रशासन की ओर से हमेशा वहां पर साफ सफाई किया जाता है, टूरिज्म काउंसिल से लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे मनाली के जो गैर सरकारी संगठन है, जो एनजीओज हैं, वो समय समय पर रोहतांग में जाकर साफ सफाई का काम करते हैं। दूसरी बात, अब आपको जो सुदेशी आपने प्रश्न पूछा है, सबसे पहले जरूरी क्या है? आदमी को पेट जरूरी है सुदेशी। पेट है तो पर्यावरण भी होगा। पर्यावरण से हम पेट नहीं भर सकते, लेकिन पेट के साथ साथ हम पर्यावरण को सुरक्षित रखना ये भी हमारे लिए जरूरी है। अगर टूरिस्ट की कमी हुई है, इसका अभी आपने डॉक्टर शशि भूषण ने आपको बता दिया है कि कितनी कमी आई है। सिर्फ इसकी कमी के कारण मनाली के लोगों के जो रोजगार नहीं छीना है। आप देखिए, स्वारघाट से लेकर मनाली तक हजारों लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, उन सबके पेट पर दांत लगा है। आज हमारी सरकार से एक ही दरख्वास्त है कि आप एक अच्छा वकील दीजिए हमको। कांग्रेस पार्टी आज हमारे हिमाचल में सत्ता में, कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े वकील दिल्ली बैठे हैं। क्यों नहीं सरकार कोई वहां से एक अच्छा वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करती है? हम नहीं कहते कि सब कुछ हमको दो, ठीक है, रेगुलेट करने को हम तैयार बैठे। जो आपके आदेश हैं, जो एनजीटी के आदेश हैं, वो मानने को तैयार हैं, हर चीज को रेगुलेट किया जाए। लेकिन सरकार भी थोड़ा सा दरियादिली दिखाए। हमारी यही इच्छा है कि हजारों लोग जो बेरोजगार हो गए, आज जो हमारे हजारों लड़के हैं या लड़कियां हैं जो स्वयं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे हैं, अगर उनका आप सुदेशी आप खुद सोचिए, अगर उनका आप रोजगार खत्म करते हैं तो कल वो क्या करेंगे? कहीं गलत दिशा में जाएंगे, कोई गलत काम करेंगे। तो इससे भी हमको बचना होगा। और ठीक है, रोजगार की बात तो रख दी आपने, उन लोगों के हक की बात रख दी है, लेकिन इस बीच में ये भी तो बहुत जरूरी है कि पर्यावरण को बचाए रखना। क्या आपको नहीं लगता कि पर्यावरण का नुकसान इससे होगा? यहां पर आपकी तरफ से कोई सुझाव हो कि पर्यावरण को भी बचाए रखिएगा, ये मेरा सुझाव है, लोगों का रोजगार भी मत छीनिएगा। एक पक्ष की बात नहीं, दोनों पक्ष हम साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें बीच का रास्ता निकालना, इसका मतलब कि हमें संतुलन बनाकर निकलना होगा। निश्चित रूप से सुदेशी, मैंने कहा ना, पर्यावरण भी हमको जरूरी है, पेट भी जरूरी है। पर्यावरण के साथ साथ हमको वह मनाली की सुरक्षा भी करनी है, लोगों के हितों की रक्षा भी करनी है। अब सिर्फ पर्यावरण देख के आप पेट पे लात तो नहीं मार सकते ना, इतने हजारों लोग जुड़े हैं। लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए, जैसे अभी अनूप ठाकुर जी ने भी कहा कि अभी इतने लोगों ने जाके वहां प्लांटेशन भी किया। मैंने पहले भी कहा कि साफ सफाई का काम हमेशा करते हैं। और मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हिमाचल में अगर प्लास्टिक बैन हुआ है तो इसकी शुरुआत भी मनाली से हुई है। मनाली से इसकी शुरुआत, आज पूरे हिमाचल में प्लास्टिक बैन हुआ। इसी तरह से हम पर्यावरण के लिए अनेक कदम उठा सकते हैं। सरकार के साथ मिलकर, प्रशासन हमारे वहां स्तर के, उसके साथ मिलकर हम प्लांटेशन कर सकते हैं, साफ सफाई की व्यवस्था कर सकते हैं, गार्बेज को जिस तरह से डिस्पोज करना उसकी व्यवस्था की जा रही है। उसके लिए हम पीछे कतई नहीं हटेंगे सुदेश जी। जी चलिए, बड़े महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाए हैं, इनका सबका हम सवाल करेंगे, जवाब भी लेंगे। थोड़े से ब्रेक लिए आप लोगों के, ब्रेक के बाद हम इसी बहस पर बने रहेंगे। बीच का रास्ता निकालना, यानी रोजगार को भी बचाए रखना है, लोगों का पेट भी पालना है और साथ में पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ बचा रहे। थोड़ा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर ब्रेक बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। हम बात करें एनजीटी के फैसले की। जिस तरीके से अभी तक फैसले रहे उससे रोहतांग में आम लोगों के रोजगार पर सवाल खड़ा हो गया है। अब 30 सितंबर को इस मामले में सुनवाई होनी है। सब कुछ सरकार के हवाले, यानी सरकार को अब तो कुछ करना चाहिए, यही हमारा सवाल है और यही हम चाहते, कोई बीच का रास्ता निकले। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनकोटिया जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ब्रेक पर जाने से पहले मोहन जी ने तमाम आरोप लगाए थे सरकार पर कि सरकार अगर चाहती तो इस मामले में एक अच्छा वकील करके अपनी दलीलें अच्छे तरीके से रख सकती थी, जिससे हजारों लोगों का रोजगार बचा रहता। और पर्यावरण के नुकसान की जहां तक बात है, जो लोग वहां पर रोजी रोटी कमाते हैं उनको भी इसकी चिंता है। सरकार कुछ अच्छी योजना बना सकती थी, लोगों का सहयोग ले सकती थी। ये सारा का सारा मामला सरकार के ढीले रवैये की वजह से इतना बिगड़ गया है। क्या कहेंगे इस पर? मनकोटिया जी, अगर आवाज मेरी आप तक पहुंच पाए तो मेरा सवाल आपसे है। चलिए, उन तक लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही। अनूप ठाकुर जी हमारे साथ है, जिन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की और अपने सुझाव दिए और लगा कि मुख्यमंत्री उनकी बात सुनेंगे। अनूप जी, जिस तरीके से आपने कहा कि आश्वस्त हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आपसे बातचीत की, इस मसले को लेकर अब हल्की संभावना आपको नजर आई, लेकिन मोहन जी ने आरोप लगाए हैं सरकार का ढीला रवैया था जो मामला इतना बिगड़ गया है और लोगों के रोजगार पर बात आ गई है। सरकार चाहती तो अच्छा वकील करके इस मामले में अच्छे तरीके से पैरवी कर सकती थी, लोगों का सहयोग लिया जा सकता था। जहां तक पर्यावरण के प्रदूषण की बात है, पर्यावरण के बिगड़ने की बात है, तकनीकी खराबी की वजह से संपर्क हमारा नहीं हो पाया है। तो बड़ा सवाल यही है कि रोहतांग में अब होगा क्या? 30 सितंबर को एनजीटी में मामले की सुनवाई है। तमाम निर्देश पहले से लागू हो चुके हैं, जिला प्रशासन की तरफ से उनको लागू किया गया है, लेकिन अब सभी की नजरें टिकी 30 सितंबर पर जो सुनवाई होनी है कि वहां पर सरकार की तरफ से इस मामले पर क्या दलील दी जाएगी और किस तरीके से यहां पर हल निकल पाएगा इस समस्या का। हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं। एक बार रुख करते हैं चंद्रमोहन परशुरा का, जो पर्यटन विशेषज्ञ हैं। चंद्रमोहन जी, मैं आपसे समझना चाहती हूं, तमाम आरोप सरकार पर भी लग रहे हैं। सरकार के ऊपर यह आरोप है कि लापरवाही बरतेगी, ढीला रवैया अपनाया गया, जिस तरीके से मामले को लेना चाहिए उतनी संजीदगी नहीं दिखाई गई। अगर सही तरीके से दलीलें पेश की जाती तो इस मामले का हल बहुत पहले निकल जाता और ना ही रोजगार पर सवाल उठते। इसमें दो चीजें मैं कहूंगा। पहला तो ये कि किसी भी प्रकार का पर्यटन की कोई नीति, ठोस नीति हम लोगों के पास में आज तक हिमालय के लिए नहीं है। उस हिमालय के अंदर हिमाचल प्रदेश भी निसंदेह ही आता है। रोहतांग या किसी भी ऐसे स्थान पर जहां पर पर्यटन, पर्यावरण और पेट, जो मोहन सिंह जी ने एक नई चीज कही, पर्यावरण और पेट के तालमेल को देखने का, समझने का कोई नीति या कोई इस प्रकार की प्लानिंग हम लोगों के पास में नहीं है। और जहां तक बीच के रास्ते का मेरा अनुभव है, मुझे यह लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि माननीय एनजीटी रोहतांग में पर्यावरण के पक्ष में तो है, लेकिन साथ में उसके संज्ञान में लोगों का आचरण भी एक बड़ा कारण है। जिस भांति का कठोर निर्णय दिया है, तो पर्यावरण के साथ में एनजीटी का स्वाभाविक प्राकृतिक लगाव होना तो तय है, लेकिन उसके साथ में आचरण भी एक प्रश्न है जी। मुझे यह लगता है कि सरकार को एक शपथ पत्र देना चाहिए, मनाली के सैकड़ों हजारों लोगों को शपथ पत्र देना चाहिए कि माननीय एनजीटी कम से कम 1 साल का मौका मनाली के लोगों को दे। 1 साल टेस्टिंग पर, 1 और साल मनाली में पर्यावरण के साथ में जितने भी व्यवसाय करने वाले लोग जुड़े हैं, 1 साल का मौका इनको और दें। 1 साल के अंदर पर्यावरण के व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के आचरण को देखें, क्योंकि मुझे लगता है कि कंजेशन का, कैरिंग कैपेसिटी का, ट्रैफिक की समस्या वहां पर बड़ी है, पर्यावरण की, प्रदूषण की समस्या कम है। हम लोगों ने कंजेशन को कम नहीं किया, हम लोगों ने कैरिंग कैपेसिटी को कम नहीं किया, हम लोगों ने वहां के ट्रैफिक को नियमित करने के लिए कोई ठोस योजना तक हम लोगों के पास में नहीं थी। पर्यटन तो एक बहुत बड़ा विषय होता है, ट्रैफिक उसके अंदर का एक छोटा विषय है, उसको भी हम लोगों ने, उसका भी निवारण आज तक नहीं कर पाए। लेकिन चंद्रमोहन जी, योजनाएं आज भी कहां बनी है? अगर पर्यटन को लेकर सरकार इतना संजीदा होती तो वो असर दिखता, वो असर तो दिख ही नहीं रहा। मनकोटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनकोटिया जी, सरकार पर सवाल इस पूरे मसले को लेकर ही कि इतनी संजीदगी सरकार ने दिखाई नहीं, पर्यटन को लेकर भी नहीं, लोगों के रोजगार को लेकर भी नहीं दिखाई। अगर दिखाई होती तो शायद बीच का रास्ता बहुत अरसे पहले निकल जाता। अभी तक पर्यटन को लेकर कोई खास रणनीति सरकार के पास नहीं है। जहां तक सुनवाई की बात है, सिर्फ सुझावों की बात हो रही है, लेकिन सरकार ने क्या तैयारी की है, क्या दलीलें देगी, इस पर कोई भी सरकार में बोलने को तैयार नहीं। कोटिया जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही तो सरकार पर जो सवाल दागे जा रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? आपकी सरकार के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है, कुछ काम नहीं किया गया और ना ही इस मसले को संजीदगी से लिया गया अभी तक।
जी, मैं कह रहा था कि दो चीजें आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं, आपके दर्शकों के सामने, कि एक तो हमारी सड़कों का सुधार नहीं हुआ, और दूसरा ये जो ऑटोमोबाइल एक क्रांति आ गई कि हर घर में एक या दो कारें जो हैं सबके पास आ गई, उसके साथ जो यहाँ जो हिमालय का तो आकर्षण था, कुल्लू मनाली का आकर्षण है, शिमला हमारी अंग्रेजों की हुकूमत में दूसरी राजधानी थी, तो जो पहाड़ की ओर लोग बढ़ने लगे, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक के लोग जो आने लगे, विदेशी पर्यटक आने लगे, उससे मैं समझता हूं कि हमारे पास इतनी क्षमता नहीं थी कि हम सड़कों को भी संभालें और इतनी गाड़ियों को भी संभालें। हुआ, लेकिन मैं समझता हूं कि जो एक जैसे सैलाब आता है, एक सुनामी आती है, गाड़ियों की सुनामी आने लग पड़ी कुल्लू मनाली में, और साथ में हमारी सड़कें जो थी उतनी ही सूखी रही, तो ये जो प्रदूषण फैलना था ये फैला ही है। अब मैं समझता हूं कि हमारे पास एक ही उपाय है। 30 तारीख की जो बार बार बात की जा रही है, उसमें जो आपके एक और विचार रखे थे, उनके साथ सहमत हूं कि एक समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से हमें मौका दें। हम अपने एडवोकेट जनरल, मुख्यमंत्री जी से जब मेरी बात हुई, हमने उनको कहा कि सारी संस्थाएं जो कुल्लू मनाली की हैं, वो चाहती हैं कि एक तगड़ा वकील जो है वो दलील रखे, हमारा पक्ष पेश करे, तो उसके लिए मुख्यमंत्री महोदय मान गए, और हमारे एडवोकेट जनरल होंगे अपियर, और उससे भी बढ़कर अगर हमें जरूरत पड़े तो बाहर से एक बड़े अब्दुल और काबिल वकील को बुला के हम पक्ष रखें अपने स्टेक होल्डर का। इतने भर से काम नहीं चलेगा। क्या आपके सामने उन्होंने साझा किया कि इस मसले पर सरकार की तरफ से क्या पुख्ता दलीलें हैं जिससे वो इसका सही हल निकलवा पाए? जी, वो तो मैं आपको मैं पहले ही कह चुका हूं कि काफी हद तक मैं समझता हूं कि उदासीनता हमारी रही, जिसकी भी सरकार थी, पहले की, अब की, थोड़ी उदासीनता रही, क्योंकि हम देखते रहे कि मशहूर हो रहे हैं हमारे पर्यटक स्थल कुल्लू मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, शिमला, हम तो देख रहे थे उस नजरिए से। लेकिन ये जरूर मैं मानता हूं कि एनजीटी जी ने बड़े वक्त के ऊपर आके हमें सावधान किया है और हमें संकेत दे दिए कि अभी जो वक्त है, थोड़ा सा वक्त है, अगर हम अपना बचाव कर लें तो अच्छा होगा। और मैं समझता हूं कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी यूनियंस हैं वहां, सब इसके लिए अब तैयार हैं, और मुख्यमंत्री भी उतनी ही चिंता इस विषय के ऊपर अब दिखा रहे हैं जैसे हम सबको है। और मैं उम्मीद करता हूं कि 30 तारीख को कोई ना कोई मध्यम मार्ग अपना के ये पक्ष भी रह जाए, वो हमारे संवादक डॉक्टर शशि भूषण जी भी हमारे साथ है। भूषण जी, आपने सुना सभी को, और खासकर मनकोटिया जी को, उन्होंने भी स्वीकार किया है कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार यहाँ पर लापरवाह नजर आई। वो इतनी गंभीर नजर आई जिस तरीके से उसको गंभीर होना चाहिए था, इतने हल्के में मामले को लिया गया, कोई खास रणनीति नहीं बनाई गई पर्यटन को लेकर, या पर्यटन पर जो निर्भर लोग हैं उनके रोजगार का आने वाले वक्त में क्या होगा। यहाँ पर सरकार के ऊपर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? अनूप ठाकुर जी के पास चलते हैं, यही सवाल मेरा उनसे। अनूप ठाकुर जी, क्या लग रहा है कि 30 सितंबर को क्या सरकार आपका पक्ष उस तरीके से रख पाएगी जैसी उम्मीद लेकर आप मुख्यमंत्री के दरबार में गए थे? हाँ सुदेश जी, हमको पूरी उम्मीद है। जैसे आज डिस्कशन हुई है, बड़ी हेल्दी डिस्कशन हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी से, और उन्होंने ये हमको आश्वासन दिलाया है कि आने वाले 30 सितंबर को जो भी हमारे यहाँ एनजीटी की हियरिंग होगी उसमें अपना पक्ष कड़े दम से रखेंगे, और साथ में अगर जरूरत पड़ी तो एक जो बहुत सीनियर वकील को भी वो एंगेज करेंगे, दिल्ली के लिए भी और यहाँ के लिए भी। हम उनके बहुत आभारी हैं। हमको पूर्ण आशा है कि माननीय एनजीटी भी हमारे इस पक्ष को ठीक ढंग से सुनेंगे और हमको कुछ न कुछ राहत जरूर मिलेगी। भार्गव जी से एक दूसरा पहलू जानने की कोशिश करते हैं। एनजीटी की बात हो रही तो ज्यादा झुकाव, जिस तरीके से मोहन जी ने भी कहा कि ज्यादा झुकाव उनका रहेगा पर्यावरण की तरफ, लेकिन आम लोगों के नजरिए से कैसे देखते हैं जिनका रोजगार उस पर्यटन पर निर्भर करता है? भार्गव जी, आपसे वो संतुलन भी हम समझना चाहते हैं। जिस तरीके से पर्यावरण को तो बचाना ही है और एनजीटी का खास ध्यान उस तरफ रहेगा, लेकिन एनजीटी में जब ऐसे मामलों की सुनवाई होती है तो फिर लोगों के रोजगार को कैसे जोड़कर देखा जाता है पूरे मामले में? देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि an environmentalist should not be an alarmist but a rationalist. तो थोड़ा बहुत तो जो हम प्रदूषण उतना हम बर्दाश्त कर सकते हैं जिसको कि हम रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रदूषण हो जिसका कि हम पलट कर ही नहीं सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, उसको तो ज़रूर बचाना है।
अब ये तो सरकार देखेगी कि कैसे हमने इनकी रोजी रोज़गार बचाना है या कोई और ऑल्टरनेट प्रोफेशन में लगाना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये रही है कि अच्छी प्लानिंग वो होती है जो हम अनुमान लगा सकें कि आज से 20 साल बाद क्या होगा, और आज से हम शुरू कर दें उस प्लानिंग को। वो दुर्भाग्यवश हमारे देश में नहीं हुआ। वो जागरूकता दिखी नहीं, अरसे बाद वो जागरूकता दिखी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अगर शशि भूषण जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही तो मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहती हूं। जिस तरीके से हमने सभी मेहमानों को सुना है, एक सबसे मोटी मोटी बात तो ये निकल कर सामने आई है कि हम जागरूक ही बहुत देर बाद हुए। पर्यावरण के मसले पर भारत बहुत देर से जागा है और हमारी सरकार तो शायद अभी भी नहीं जागी है, लेकिन इस मामले में सरकार की भी बड़ी लापरवाही रही। सरकार ने इस मामले को सही तरीके से लिया नहीं। एनजीटी में अब लोगों के रोजगार का मसला भी है, एक तरफ हमें पर्यावरण भी बचाना है। अब इस पूरे मामले का निचोड़ क्या देखें? संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, लेकिन मोहन जी हमारे साथ बने हुए। मोहन जी, आप पर्यटन कारोबारियों के लिहाज से देखें तो आप क्या कहेंगे सरकार की तरफ से? हालांकि कोई ब्लूप्रिंट या कोई ऐसा पत्र नहीं है जिससे पता लगे कि सरकार किस तरीके से दलील इसमें रखेगी और क्या आपके हक में यह फैसला आएगा, लेकिन आपको कितनी उम्मीद है पूरे मामले पर? देखिए सुदेश जी, हमारे जो मनाली जो कुल्लू जो हमारा प्रशासन है, उन्होंने भी एक आरआर प्लान जो है बना के भेजा है सरकार को। और जो हमारा जो मनाली होटलियर एसोसिएशन है, अनूप जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी, हम सब ने मिलकर मनाली में सारे इसके जो जितने भी एक्टिविटीज होती हैं इनके लिए एक रेगुलेट करने के लिए एक प्लान बनाया है। विद नक्शे के साथ हमने भी सरकार को सबमिट कर दिया है। अब हमारी उम्मीद यह है कि सरकार 30 तारीख को एक अच्छा वकील वहां खड़ा करे, कोई सीनियर वकील खड़ा करे, और जो हमने जो आरआर प्लान जो हमने मनाली होटल एसोसिएशन ने और कुल्लू प्रशासन ने जो दिया है उसको इंप्लीमेंट करे, और उसी दिन ताकि जो छोटी छोटी एक्टिविटीज है जिससे पर्यावरण के जिसका कोई लेना देना नहीं है वो सब चालू हो जाए। यही हमारी आखिरी उम्मीद है 30 तारीख को। जी सुदेश जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस बहस में हमारे साथ शामिल होने में। अब 30 सितंबर सभी की नजर टिकी सरकार की तरफ से इस मामले पर क्या दलीलें पेश की जाएंगी, क्योंकि पर्यावरण को बचाना भी उतना ही जरूरी है जितना हजारों परिवारों के पेट को पालना। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ बिग बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।